राह पर धैर्य ही आपका सबसे बड़ा साथी है। जो मेहनत पर विश्वास रखते हैं वो किसी भी मुश्किल को जीत सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं, समय हो चुका है आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो का, यानी कि जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं, तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में आज कौन से मुद्दे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से जरा वो मुद्दे समझ लेते हैं। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो मुद्दे पर भी आएंगे। देखिए, सड़क पर नमाज का मामला है। आखिर इस पर क्या गाइडलाइंस थी और क्या असर हुआ, और वाकई कितना इसको फॉलो किया गया, कहां पर नहीं फॉलो किया गया कि भाई सड़कों पर छतों पर ना पढ़ा जाए। छतों पर तो पढ़ा ही गया। संभल की भी अगर बात करें, लेकिन सड़कों पर कैसे ऐसी भीड़ दोबारा देखने को मिली है कि नहीं मिली है, इसके बारे में आपको बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला मुद्दा जो है फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से, इसके बाद मालदा का मास्टरमाइंड, ये वाला मुद्दा भी आपको बताया जाएगा, विस्तार से समझाया जाएगा। और फिर आगे बढ़ेंगे, दरभंगा के दरिंदे, ये वाला मुद्दा भी आपके सामने रखेंगे। और अंततः इसके बाद आज का मुख्य मुद्दा कह लीजिए। इससे आगे बढ़कर देखिए, रेपिस्ट है बजिंदर सिंह, ये वाला मुद्दा भी आपके लिए हमने तैयार किया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए, आज तमाम खबरें हैं जिनको हम आपके साथ साझा करेंगे। आते हैं अपने पहले मुद्दे पर जिसके आज आखिरकार मोहाली जिला न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले ने एक ढोंगी पादरी के काले कारनामों पर कानूनी मुहर लगा दी है। यहां पर पादरी बजिंदर सिंह, जो खुद को धार्मिक प्रचारक के रूप में प्रस्तुत करता था, वो एक भयानक अपराधी निकला। लगभग 8 साल पुराने बलात्कार के मामले में अदालत ने उसे दोषी ठहराया है और अब उसके लिए उसके किए की सजा तय होनी बाकी है। ये वही पादरी है जो धर्म के नाम पर लोगों को चमत्कारी इलाज का झांसा देता था, प्रवचन के नाम पर अपनी छवि को पाक साफ बताता था, लेकिन असल में उसकी असलियत बेहद घिनौनी थी। 2018 में दर्ज इस मामले में एक महिला ने उसके खिलाफ दुष्कर्म के आरोप लगाए थे और अब देखिए, अब अदालत ने उसे दोषी करार दे दिया है। दोषी करार देकर यह साबित कर दिया है कि झूठ और पाखंड की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। अदालत ने दोष तय कर दिया है, लेकिन असली न्याय 1 अप्रैल को मिलेगा, जब उसकी सजा की घोषणा होगी। पीड़िता और उसके परिवार ने इस मामले में सबसे कठोर सजा देने की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई और ढोंगी धर्मगुरु इस तरह की जो हरकत है वो ना करे। धर्मगुरु तो क्या कहें, इस पादरी को ऐसी हरकत ना करे, ऐसी हिम्मत ना जुटा सके। अब अदालत के इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार ने राहत की सांस ली है, लेकिन ये संघर्ष आसान नहीं था। धमकियां, सामाजिक दबाव और कानूनी अड़चनों के बावजूद वे डटे रहे और आज उन्हें न्याय मिला है। कुछ दिन पहले ही पादरी बजिंदर सिंह का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो अपने कार्यालय में एक महिला को थप्पड़ मारते हुए और बदसलूकी करते हुए नजर आ रहा था। इस वीडियो के वायरल होते ही उसके खिलाफ जनता में गुस्सा फूट पड़ा और नया मामला दर्ज किया गया। ये वीडियो उसके आक्रामक और हिंसक व्यवहार को दिखाने के लिए काफी था, लेकिन ये पहला मामला नहीं था। ये वही व्यक्ति है जो सालों से कानून से बचने के लिए बीमार होने और विदेश भागने के बहाने बनाता रहा। पीड़िता के पति ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये पादरी अदालत में पेश होने से बचने के लिए हर संभव प्रयास करता रहा, लेकिन आखिरकार सच्चाई के सामने उसके झूठ की कोई कीमत नहीं रही। परिवार को इस संघर्ष के दौरान धमकियां दी गई, दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पीड़िता के पति ने बताया कि वो खुद 6 महीने जेल में बिता चुका है, लेकिन सरकार और जनता के सहयोग से अंततः उसे न्याय मिल सका। अब वो उम्मीद करते हैं कि अदालत इस ढोंगी पादरी को ऐसी सजा दी जाएगी जिससे ये एक नजीर बन जाए। इस ढोंगी पादरी के खिलाफ लगातार खबरें चलाने में सुदर्शन न्यूज सबसे आगे रहा है। इस चैनल ने इस बजिंदर सिंह के काले कारनामों को बार बार उजागर किया है, सच्चाई को बार बार बताया है, जिससे जनता को सच जानने का मौका मिला। जब मुख्य धारा की मीडिया इस मामले पर चुप्पी साधे हुई थी, तब सुदर्शन न्यूज ने इस पर लगातार रिपोर्टिंग की, जिससे प्रशासन और न्यायालय पर दबाव बना और आखिरकार दोषी को कानून के शिकंजे में लाया गया। यह पहली बार नहीं है जब किसी ढोंगी पादरी का पाखंड बेनकाब हुआ हो। बजिंदर सिंह की तरह कई अन्य फर्जी मजहबी नेता भी लोगों की भावनाओं से खेलते रहे हैं।
धार्मिक आस्था के नाम पर अपनी निजी जिंदगी में अय्याशी करने वाले ऐसे पाखंडी समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। बजिंदर सिंह ने अपने अनुयायियों को बेवकूफ बनाया। देखिए, मजहब का चोला ओढ़कर लोगों का शोषण किया और खुद को चमत्कारी शक्ति वाला इंसान बताने की कोशिश की, लेकिन हकीकत में वो महिलाओं का शोषण करने वाला मात्र एक संगीन अपराधी था। अब जब अदालत ने इस ढोंगी पादरी को दोषी ठहराया है तो सबकी नजरें 1 अप्रैल को होने वाली सजा की घोषणा पर टिकी हुई हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उसे इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि ये फैसला भविष्य के लिए मिसाल बन जाए, या फिर कानून में कुछ ऐसी खामियां रह जाएंगी जिनका फायदा उठाकर वो बच निकलने की कोशिश करेगा। जनता अब ये उम्मीद कर रही है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो ताकि कोई और व्यक्ति मजहब के नाम पर पाखंड और अपराध ना कर सके। तो हमने बताया था ये ढोंगी है, ये बलात्कारी है और इस पर मुहर भी लग गई है, अदालत की मुहर लगी। और ये महिलाओं को जिस तरीके से इसका पीटने का भी एक वीडियो सामने आया था, फिर इसके और इसके लोगों ने उसको एआई बताने का ढोंग रचा था। तो ये ढोंग जो है, इसका पर्दाफाश तो हम लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है। ये धर्मांतरण करने में सबसे एक्टिव है। ये देखिए, ये है प्रॉफिट बजिंदर, ये पीट रहा है लोगों को मार रहा है। ये मजहब का क्या खुद को गुरु बताएगा, क्या करेगा ये? और ये इसकी सच्चाई है। और ये बलात्कारी रेपिस्ट आदमी, जिसने कितने ही पंजाब के लोगों का धर्मांतरण कर लिया हो, खुद जेल काट के आया हुआ ये व्यक्ति एक तरीके से धर्मांतरण का जो खेल चला रहा था, अंततः इसने देखिए लोगों को धर्म से जब अधर्म की ओर बढ़ाने का प्रयास किया तो फिर इसका हिसाब ईश्वर ने ही कर दिया और अब इसको सजा जल्दी हो जाएगी। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई, विस्तार से समझाई। हमारा प्रश्न था पोल के माध्यम से, ढोंगी पादरी को होनी चाहिए उम्र कैद। ये हमारा प्रश्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमने आपसे पूछा, तो उत्तर क्या है वो भी कुछ ही पलों में आपको बताएंगे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, क्योंकि हर खबर पर पोल के माध्यम से एक प्रश्न होता है और उसके उत्तर के साथ आपसे हम जनमत में रोजाना मिलते हैं। हर खबर पर पोल के उत्तर के साथ। तो ये देखिए, ढोंगी पादरी को होनी चाहिए उम्र कैद, #JNMAT जनमत में आप जाएंगे तो आप इस पोल तक पहुंच जाएंगे। और ये उत्तर क्या है, उम्र कैद होनी चाहिए। 98% लोगों ने कहा हाँ, केवल 2% लोग ऐसे थे जिन्होंने ना कहा। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि ढोंगी पादरी को होनी चाहिए उम्र कैद। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे मालदा हिंसा की। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोथाबाड़ी क्षेत्र में गुरुवार को सांप्रदायिक हिंसा की खबरें सामने आई हैं। इसको लेकर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में हिंसक भीड़ को सड़कों पर मार्च करते हुए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए देखा जा सकता है। आरोप है कि मुस्लिम भीड़ हिंदू व्यापारियों की दुकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। हिंसा की जानकारी देते हुए बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि मोथाबाड़ी क्षेत्र में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की जाए। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि इलाके में हिंदुओं का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है और उनकी सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है, जरूरी है। बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ वीडियो भी साझा किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोथाबाड़ी में बिना उकसावे के हिंदू व्यापारियों की दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। भाजपा नेता ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इन हमलों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि दोपहर 1 बजे से इन हमलों की शुरुआत हुई है। केंद्रीय शिक्षा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने भी इन घटनाओं के वीडियो साझा करते हुए लिखा, दक्षिण मालदा के मोथाबाड़ी से भयावह दृश्य, हिंदू घरों और दुकानों को हिंसक भीड़ द्वारा तोड़ा गया। ममता बनर्जी और उनकी मूक दर्शक बंगाल पुलिस क्या कर रहे हैं? चुप्पी। ये उनकी बेशर्म तुष्टिकरण राजनीति की कीमत है। कानूनहीनता, भय और हिंदुओं के साथ अन्याय। सुकांत मजुमदार द्वारा शेयर किए गए वीडियो में एक में दिख रहा है कि हिंसक भीड़ बिना किसी उकसावे के दुकानों में तोड़फोड़ कर रही है। भीड़ के हाथों में इस्लामी झंडे भी हैं। वहीं दूसरी वीडियो में संपत्तियों और घरों में तोड़फोड़ की घटना भी दिख रही है। अब बीजेपी IT सेल हेड अमित मालविया ने भी अपने सोशल मीडिया साइट पर एक वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा कि मोथाबाड़ी में सांप्रदायिक हिंसा भड़क रही है, जहां मुस्लिम समुदाय की भीड़ बिना किसी उकसावे के हिंदू घरों, दुकानों और वाहनों पर हमला कर रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी पर लंदन में होने और राज्य में हो रही इस अराजकता से बेखबर रहने का आरोप लगाया है।
दरअसल इन वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की गई है और न ही बंगाल सरकार या पुलिस अधिकारियों द्वारा घटना पर कोई बयान दिया गया है। राज्य में बढ़ती अराजकता और हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर ये देखिए, ये साफ है कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और भयावह हो सकती है। अब क्या बंगाल में हिंदू होना अपराध बन चुका है? देखिए, बार बार हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जाना ये सवाल उठाता है कि क्या बंगाल में हिंदू होना अपराध बन चुका है? आखिर क्यों हर बार दंगों की आड़ में एक विशेष समुदाय हिंसा करता है और प्रशासन उस पर चुप्पी साधे रहता है? क्या राज्य सरकार हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असमर्थ है या फिर जानबूझकर चुप्पी साधे हुए है? बंगाल में हिंदू समाज लगातार असुरक्षित महसूस कर रहा है। ममता सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार से हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं, वो बंगाल के सांप्रदायिक संतुलन के लिए खतरे की घंटी है। अब देखना यह होगा कि क्या ममता सरकार इस हिंसा पर कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर हमेशा की तरह अपने तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए इसे भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर इसे ऐसे ही नजरअंदाज करता जो है, अगर प्रशासन हमेशा की तरह आगे बढ़ता रहा तो ये हिंदुओं के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा बंगाल में रहना। चलिए, हमने खबर आपसे पूछी, क्या बंगाल में हिंदू होना गुनाह है? ये हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपसे सवाल पूछा है और उत्तर क्या है वो आपको बता दें। 98% लोगों ने कहा हाँ भाई गुनाह है, बंगाल में हिंदू होना गुनाह है। 98% लोगों ने कहा गुनाह। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बार फिर सनसनीखेज मोड़ आ गया है। 11 दिसंबर 2023 को एसआईटी द्वारा दर्ज किए गए नए बयानों के बाद केस फिर से रीओपन हुआ है। पुलिस अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है और एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य हो गया है। लेकिन क्या इस केस में कोई बड़ा रोड़ा अभी भी बना हुआ है? क्या पूर्व पुलिस अधिकारी परमवीर सिंह जैसे लोग जांच में बाधा डाल रहे हैं? ये प्रश्न है। बीजेपी नेता और सुशांत केस में न्याय की मांग कर रहे लोगों का दावा है कि आदित्य ठाकरे ने कोर्ट में झूठा हलफनामा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। लेकिन सीबीआई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस दावे को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि आदित्य ठाकरे को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। इस मामले में अक्टूबर 2023 में आदित्य ठाकरे को मानहानि यानी डेफेमेशन का नोटिस भेजा गया था, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। ये सवाल उठाता है कि आखिर क्यों आदित्य ठाकरे इस पर सफाई है वो नहीं दे रहे हैं। इस केस में पूर्व मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। आरोप है कि जब सतीश सालियान के घर जाकर एक कागज पर साइन करने का दबाव डाला गया तो वो वास्तव में किसके इशारे पर काम कर रही थी। अगर ये सिर्फ आत्महत्या का मामला था तो फिर इतनी कोशिशें क्यों की गईं कि इसे सुसाइड साबित किया गया। एसआईटी की जांच के बाद पुलिस इस मामले में लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है और अब एफआईआर दर्ज करना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन क्या इस जांच को कमजोर करने के लिए कोई राजनीतिक या प्रशासनिक हस्तक्षेप हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा? क्या जिनके नाम सामने आ रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर इस केस को एक बार फिर दबाने की कोशिश होगी? इस पूरे मामले को लेकर दिशा सालियान के पिता के वकील ने सुदर्शन न्यूज पर क्या खुलासे किए हैं, आइए आपको एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाते हैं। मुंबई का सबसे जो चर्चित केस है दिशा सालियान मर्डर केस, उसके बारे में हम अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उस केस के वकील नीलेश ओझा जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? सतीश सालियान जो है दिशा सालियान के पिता, उन्होंने मुंबई पुलिस से सिक्योरिटी की भी मांग की है। क्या उन्हें उनकी जान को कोई खतरा है? बहुत नेचुरल है। आरोपी जो है ये इस केस से संबंधित जो भी आरोपी है मल्टीपल मर्डर में इन्वॉल्व है, तो नेचुरल है जो विटनेस है, जो वकील है, वो जो खुद कंप्लेनेंट है, तो इनकी जान को नेचुरल खतरा है, तो इसलिए कल पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की गई है। सर, हाई कोर्ट में याचिका दायर की है आप लोगों ने, क्या कुछ उनकी ओर से जो है रिप्लाई अभी तक मिला? नहीं, आरोपी को बोलने का अधिकार नहीं है वो पिटीशन में। सिर्फ ये सरकार, एसआईटी के मेंबर, कमिश्नर ऑफ पुलिस और हमारे बीच में, इसको आरोपी इसमें बीच में आ नहीं सकता है। आरोपी को बोलने का राइट ही नहीं है। ऐसा एक बार ट्राई किया था ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी ने, तो उनके ऊपर 50 लाख रुपए कॉस्ट लगाया था कलकत्ता हाईकोर्ट ने। जी, आदित्य ठाकरे का ये भी बयान आया है कि उनके पास अगर एविडेंस है तो हम लड़ लेंगे, हम देख लेंगे कोर्ट में, इस तरह का उनका बयान आया है। क्या कहना चाहेंगे? तो वही तो ना, देखिए क्या है,
आदित्य ठाकरे को इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक झूठा एफिडेविट दिया था कि मुझे सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है दिशा सालियान के मर्डर केस में। सीबीआई ने प्रेस नोट जारी किया था, हमने ऐसा कोई क्लीन चिट दिया नहीं है, ये झूठा है। तो उसके ऊपर में हमने, और उन्होंने हम पर क्या आरोप किया था कि ये जो पिटिशनर है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रशीद खान पठान, तो ये स्पॉन्सर्ड है सरकार द्वारा, बीजेपी सरकार द्वारा। तो और तो ऐसे 2-3 झूठे मुद्दे लिखे थे। तो हमने उनके ऊपर कोर्ट में भी कस्टडी में लेने का अर्जी लगाया है, परजुरी और कंटेम्प्ट पिटिशन लगाया है। उसको तो थोड़ा बाजू में रखिए आप। अक्टूबर 2023 को लीगल नोटिस एडवोकेट चैतन्य रावते भेजते हैं आदित्य ठाकरे को, उनको सर्व होती है कितना, डिफामेशन का 19,750 करोड़ रुपए का उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। आज तक जवाब नहीं दे पाए हैं। जहां जवाब देना है उनको मैंडेटरी, नहीं तो नहीं जवाब दिया अगर लीगल नोटिस को, तो उसका प्राइमा फैसी ये मतलब निकलता है कि आपको आरोप मंजूर है। तो आप ये आकर बोल रहे हैं कि हम वहाँ जाकर जवाब देंगे, वहाँ जाकर जवाब देंगे, वो तो ठीक है, ये उम्र। हाँ, वो ये वाला डिफेंस ले सकते हैं कि क्योंकि मैं आरोपी हूँ, मेरे जवाब से मैं फंस सकता हूँ या मुझे कुछ प्रेजुडिस हो सकता है, इसलिए मैं जवाब नहीं दे रहा। ये उनका सही स्टेटमेंट रहना चाहिए। सर, ये भी सुना गया था कि जो मंत्री नीतीश राणे के जो पिता है नारायण राणे, उनको जो है कॉल आया था उद्धव ठाकरे का कि मेरे बेटे को बचा लीजिए, इस तरह का। क्या ये कॉल वाली बात सच्ची है? मैं इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। अब उन्होंने उसके पहले भी कहा था, उसको उन्होंने तब डिनाई किया था नहीं किया था मुझे नहीं मालूम। तो वो उनके दोनों के बीच का मसला है, उससे हमको ज़्यादा ये केस में फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सर, आपने एविडेंस की भी बात की, काफ़ी एविडेंस है। क्या एविडेंस इतने काफ़ी है जो उन्हें सज़ा आरोपी सिद्ध कर रहे हैं? एविडेंस है, इतने एविडेंस है कि उनको केस चलाकर अरेस्ट करके जेल में रखकर, बेल भी नहीं मिलना चाहिए, जेल में रखना चाहिए, और इनको दोषी ठहराकर फांसी की सज़ा देनी चाहिए। इसके लिए जो जो एविडेंस लगते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से, वो सारे एविडेंस हमारे पास में अवेलेबल है। सर, सतीश सालियान जो है, जो दिशा सालियान के पिता हैं, उन्होंने ये भी दावा किया था कि उस वक्त जो है, जब भी मर्डर हुआ था उनकी बेटी का, तभी उन पर दबाव बनाया गया था और इसलिए जो है उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। बराबर है। और उन्होंने कहा, कई बार कहा, एफिडेविट में भी है, 2.5 साल तो आरोपी की सरकार थी, मतलब जो आरोपी है आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये सरकार में थे, तो उस समय तो पॉसिबल था नहीं। और उन्होंने कहा कि पुलिस ये सब मिलके ऐसा नहीं, सुसाइड है, ज़्यादा मत बोलना, बेटी की बदनामी हो सकती है, ये हो सकती है, जो भी उनको नैरेटिव बताया। सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुना हमने यहाँ पर बातचीत की नीलेश ओझा जी से, जो कि दिशा सालियान के वकील हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास जो है इतने एविडेंस है जो जितने भी आरोपी है उन्हें जेल के सलाखों के पीछे जो है भेज सकते हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं मनीषा जोश। चलिए, एक्सक्लूसिव बातचीत आपने देखी वकील से, और उनसे जो खुलासे आपके सामने हमने रखे। बात करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड मामले की। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने कि एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी। उनके घर आग लगने के बाद बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग करने वाली याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी एफआईआर दर्ज करने का समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई शुक्रवार 28 मार्च 2025 को जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस अभय एस ओका ने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने के मामले में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा बनाई गई कमेटी जांच कर रही है। कोर्ट ने बताया कि अगर ये कमेटी कुछ गलत पाएगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि इन हाउस जो है वो जांच जारी है। अगर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ सामने आती है तो एफआईआर दर्ज की जा सकती है या फिर मामला संसद को भी भेजा जा सकता है। आज इस पर विचार करने का समय नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वे इसमें अभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे और चीफ जस्टिस के पास सारे विकल्प खुले हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस सुनवाई के दौरान कोर्ट से आग्रह किया कि वो भले कोई आदेश न दें, लेकिन याचिका स्वीकार कर लें। हालांकि कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट करते हुए याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका वकील मैथ्यू जे नेदुम्पारा और बाकी लोगों ने लगाई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एफआईआर ना दर्ज होने से आम जनता के मन में प्रश्न उठ रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर होली वाले दिन 14 मार्च 2025 को आग लग गई थी।
इसके बाद अग्निशमन जो करता होते हैं, अग्निशमन कर्मियों को बुलाया गया था, फायर फाइटर्स को। उन्हें आग बुझाने के दौरान घर के एक कमरे से बड़ी मात्रा में जो है पैसा मिला था, नकदी मिली थी। इसका वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके विषय में एक रिपोर्ट भी जारी की थी। अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका ट्रांसफर इस घटना के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी बना दी है। इसमें 3 जस्टिस शामिल हैं। इसकी रिपोर्ट आने तक यशवंत वर्मा को न्यायिक काम से हटा दिया गया है, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा पर एफआईआर नहीं होगी। और ये बड़ा प्रश्न है कि आखिर क्यों कैश मिलने के बाद भी। हमने आपको खबर दिखाई, पोल के माध्यम से एक प्रश्न भी था, वो भी आपको दिखाते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा पर मामले पर जो है पारदर्शिता जरूरी है कि नहीं, तो उत्तर था 97% ने कहा ना, हां बोला, और 3% ने बोला ना। विस्तार से समझाई। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार क्या, ब्रेक के उस पार बात करेंगे दरभंगा के उन दरिंदों की जिन्होंने सारा अपना वैश्यपनों की जितनी हद होती है सारी हदों को पार कर दिया। बात करेंगे दरभंगा के दरिंदों की। बिहार के दरभंगा में दलित समाज, देखिए 10 दरिंदों ने, देखिए 16 साल की एक नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप किया। लड़की जब बेहोश हो गई तो आरोपित उसे अधनग्न हालत में छोड़कर भाग निकले। आरोपितों ने बलात्कार का वीडियो भी बनाया और पीड़िता से कहा कि जब भी बुलाया जाएगा तो उसे आना पड़ेगा। अब देखिए, शिकायत करने पर पीड़िता के परिवार को SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने 2 आरोपितों को पकड़ा भी। और देखिए, ये मामला दरभंगा के बहेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर पीड़िता ने 25 मार्च 2025 को गांव के चौकीदार के बेटे दुर्गेश पासवान को मुख्य आरोपित बनाते हुए, और देखिए 10 को आरोपित बनाते हुए कल 10 लोगों के खिलाफ जो है गैंगरेप की FIR दर्ज की। प्राथमिकी में लड़की की मां ने बताया कि यह घटना 15 मार्च की शाम की है। मामले में 10 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर पीड़िता की मां ने कहा कि आरोपितों ने शिकायत करने पर हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी दी थी। FIR के अनुसार पीड़िता 15 मार्च की देर शाम को शौच के लिए गई थी। उसी दौरान चौकीदार का बेटा दुर्गेश पासवान मिला। उसने लड़की को बहलाकर धोबिया गाछी में वो ले गया। वहां सुमित पासवान, दिलखुश पासवान, सचित पासवान, अमित पासवान, अंकुश पासवान, सुजीत पासवान, विशाल पासवान, राघव पासवान और अंकित पासवान मौजूद थे। वे सभी नशे में थे। आरोपितों ने पीड़िता को बारी बारी से रेप किया। जब लड़की देर रात तक घर नहीं लौटी तो घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी बेटी जो है पासवान टोला के पास बेहोशी हालत में मिली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घटना के दौरान जब पीड़िता बेहोश हो गई तो आरोपितों ने उसे जख्मी और नग्न हालत में छोड़कर वहां से वो भाग निकले। अब पीड़िता की मां का कहना है कि बेटी को घर लाया गया। जब वो होश में आई तो उसने घटना की जानकारी दी। अब पीड़िता ने बताया कि आरोपितों ने उसका अश्लील वीडियो भी बनाया और धमकी दी थी कि अगर शिकायत की तो पूरे परिवार को SC/ST एक्ट में फंसा दिया जाएगा। परिजनों का कहना है कि लोक लाज और हरिजन एक्ट के डर से चुप्पी साध ली गई। इस बीच आरोपित लड़की को वीडियो कॉल करके धमकी देते हुए उसे जब भी बुलाया जाएगा तो उसे आना पड़ेगा, ऐसा कहा गया। वे कहते कि अगर नहीं आई तो वे उसकी अश्लील वीडियो वायरल कर देंगे। धीरे धीरे ये बात गांव के लोगों को पता चल गई। मामला खुल के सामने आया और खुल जाने के बाद आखिरकार देखिए पीड़िता के परिजनों ने थाने में दुर्गेश पासवान सहित 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बेहड़ा थाना के SHO चंद्रकांत गौरी ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल कराया गया। पीड़िता की मां की शिकायत के बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। वहां पर खून के धब्बे भी मिले। और देखिए SP ग्रामीण आलोक कुमार ने कहा कि इस मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल दुर्गेश पासवान और सुमित पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पर बाकी 8 आरोपितों के लिए जो है छापेमारी की जा रही है। वहीं मुख्य आरोपित दुर्गेश पासवान के परिजनों ने गैंगरेप के आरोपों से इनकार किया। उनका कहना है कि आरोप लगाने वाले शराब का काम करते हैं और दुर्गेश के चौकीदार पिता ने इसकी शिकायत कर दी थी। इससे नाराज होकर लड़की का परिवार उसे फंसा रहा है। उनका दावा है कि होली के दिन हुई इस घटना के दिन दुर्गेश गांव में नहीं था। कब तक सहेंगी हमारी बेटियां। देखिए, दरभंगा की इस भयावह घटना ने फिर से साबित कर दिया है कि हमारे समाज में बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। क्या कोई भी देखिए, कोई भी कानून उन दरिंदों को रोकने में सक्षम नहीं जो मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं।
ये ग्राफिक्स एक बार फुल करके आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मैं चाहूंगा आपको दिखाएं, ताकि आप इसको समझें कि क्या है पूरा मामला। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों बेटियों की चीख है जो अन्याय सहने को मजबूर है। इस घटना ने एक और कड़वी सच्चाई उजागर की है कि न्याय के लिए आवाज उठाने वाले पीड़िता और उसका परिवार आज भी धमकियों और कानून के दुरुपयोग के डर से चुप रहने को मजबूर है। क्या यही हमारी न्याय व्यवस्था है, जहां पीड़िता ही डर में जीती और अपराधी खुलेआम घूमते हैं? सरकारें बदलती हैं, कानून बनते हैं, लेकिन बेटियों की सुरक्षा अब भी एक सवाल ही बनी हुई है। जब तक इन दरिंदों को ऐसी सजा नहीं मिलेगी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नजीर बने, तब तक हमारी बेटियां ऐसे ही दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। अब समय आ गया है कि पूरा समाज एकजुट होकर इन वहशी दरिंदों के खिलाफ खड़ा हो और बेटियों के लिए एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां वे बिना किसी डर के जी सकें, सांस ले सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें, क्योंकि हर बेटी की सुरक्षा सिर्फ उसके परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई, विस्तार से समझाई। इस खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न है वो भी जान लीजिए। दरभंगा के दरिंदों को होनी चाहिए फांसी? 99% लोग कहते हैं हाँ, केवल 1% ने कहा ना। बात करेंगे अलविदा नमाज की। अलविदा नमाज में वक्फ की लड़ाई के लिए, देखिए वक्फ की लड़ाई के लिए हुए आगाज की बात करेंगे। नमाजियों को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जिहाद करने के लिए उकसाने की और अलविदा नमाज में मजहब, वक्फ और सियासत के बन रहे कॉकटेल की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पर पूरे देश के मुसलमानों ने अलविदा नमाज के दौरान अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधी और वक्फ संशोधन बिल के प्रति विरोध जताया। नमाज चाहे सड़क पर पढ़ी गई हो या छत पर पढ़ी गई हो या मस्जिद और ईदगाह में पढ़ी गई हो, हर नमाज में नमाजियों को मौलवियों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एकजुट होने का आगाज किया। वक्फ संशोधन बिल का जो विरोध आज बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर जताया जा रहा है, कल यही विरोध सड़कों पर हिंसक रूप भी ले सकता है। सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने के आदेश को भले ही आज ज्यादातर इलाकों में मान लिया गया हो, लेकिन सूत्र बताते हैं कि रमजान के बाद यही नमाजी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए एक रोड मैप तैयार कर चुके हैं और इस बात का ऐलान भी किया जा रहा है। सड़कों और छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक के आदेश के बाद इक्का दुक्का जगहों को छोड़ दें तो पहली बार मुसलमानों ने सरकार के आदेश का पालन किया। यह आदेश पालना केवल उत्तर प्रदेश में योगी के बुलडोजर एक्शन के डर से ही नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार में भी मुसलमानों ने इस आदेश का पालन किया है। लेकिन पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और झारखंड सहित दक्षिण के जिन राज्यों में यह आदेश नहीं दिया गया था, वहां सड़कों पर भी और छतों पर भी नमाज अदा की गई थी। मतलब साफ है कि जब तक सख्ती ना की जाए तब तक यातायात को बाधित कर बच्चों और बीमारों को परेशान करके भी नमाज अदा की जाती रहेगी, चाहे ये नमाज कबूल हो या नहीं हो। दिल्ली के जिन इलाकों में पहले सड़कों पर नमाज अदा की जाती रही है, वहां पर आज अलविदा नमाज के दौरान नमाजी सड़कों पर अपनी बारी का इंतजार करते भी दिखे। लेकिन मसला केवल सड़कों पर नमाज पढ़े जाने का नहीं है, बल्कि मसला नमाज के दौरान नमाजियों के कान में फूंके गए उस आगाज से है, जिसका संकेत नमाजियों की बाजुओं पर बंधे काले पट्टों से मिल रहा है, उस पट्टी से मिल रहा है। नमाजी रमजान के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद प्लान के मुताबिक वक्फ संशोधन बिल के विरोध में वो सड़कों को जाम करने और यातायात को बाधित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले। इसी पर हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट भी देखिए और मामले की गंभीरता भी समझिए। आपसे जो प्रश्न पूछा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूछा, सड़कों पर नमाज के खिलाफ बने सख्त कानून, ये प्रश्न था। 97% लोगों ने कहा हां, 3% लोगों ने कहा ना। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उस भूकंप की जिसने महज कुछ ही पलों में म्यांमार का काया पलट कर दिया। एक के बाद एक 2 भयानक भूकंप आए। पहले 7.5 तीव्रता का और फिर 7 का तीव्रता का झटका जो मिला। म्यांमार और थाईलैंड में इन 2 झटकों ने हाहाकार मचा दिया। धरती के इस महाकंपन से दोनों देशों में भारी तबाही हुई है। म्यांमार में खासकर मंडालय शहर में इसका भयानक प्रभाव देखने को मिला, जहां एक मस्जिद और यूनिवर्सिटी पूरी तरह से ढह गई। म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने देश भर में भारी तबाही मचाई।
इसका असर पड़ोसी देश थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस किया गया। भूकंप के कारण बैंकॉक में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत भरभराकर ढह गई, जिससे 40 से अधिक मजदूरों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। इस विनाशकारी भूकंप के चलते म्यांमार के कई इलाकों में इमारतों को नुकसान पहुंचा है, सड़कों में दरारें आ गई हैं और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। अधिकारियों के अनुसार बैंकॉक में भूकंप के झटकों से कई ऊंची इमारतें हिल गई। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक बहुमंजिला इमारत को गिरते हुए देखा जा सकता है और साथ ही साथ जिसके बाद वहां मौजूद लोग चीखते चिल्लाते नजर आए। घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य भी चलता रहा, जिसमें पुलिस और आपातकालीन सेवाएं जुटी रहीं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और जर्मनी की GFZ भूविज्ञान केंद्र के अनुसार ये भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिसका केंद्र म्यांमार के सांगांग फॉल्ट जो क्षेत्र है उसमें था। ये फॉल्ट लाइन 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है और पहले भी कई विनाशकारी भूकंपों का कारण बनी है। अब वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में उथली गहराई में आए भूकंप से सतह पर व्यापक नुकसान होने की आशंका रहती है। म्यांमार की राजधानी नायपीडॉ सहित कई प्रमुख शहरों में भूकंप के झटकों से भारी तबाही हुई है। सबसे बड़े अस्पतालों में घायलों की लंबी कतारें देखी गईं। घायलों को स्ट्रेचर और वाहनों के जरिए अस्पतालों में पहुंचाया गया। एक मस्जिद तक वो देखिए किस तरीके से धराशायी हो गई है। एक तस्वीर आप वो भी देख रहे हैं। अब कई पीड़ित दर्द से कराहते नजर आए, जबकि कुछ लोग सदमे की स्थिति में बैठे रहे। अस्पताल के अधिकारियों ने इस मैस कैजुअलिटीज को कहते हैं कि बड़ी कैजुअलिटी को घोषित करते हुए इसको किया है और जहां घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। म्यांमार की सत्तारूढ़ जुंता सरकार ने इस आपदा के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मानवीय सहायता की अपील की है और सरकार ने देश के 6 क्षेत्रों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। सेना प्रमुख मिन आंग होइंग ने नायपीडॉ के अस्पतालों का दौरा किया और ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर के माध्यम से आप देखिए ये इन्फिनिटी पूल जो घर के छतों पे यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के जो बड़ी एलीट बिल्डिंगें होती हैं वहां पर ये छतों पर जैसे पूल होते हैं, वो पूल का पानी कैसे नीचे ऐसे बह रहा है जैसे मानो ये कोई बहुत बड़ी पहाड़ी हो और झरना वहां पर बह रहा हो। ये भी तस्वीर आपने देखी, ये कैसे देखिए ये हालत है इस वक्त म्यांमार की, थाईलैंड की। और वो देखिए भरभरा कर एक इमारत गिर गई है और इन कई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कहीं मस्जिद ढह गई, वहां पर लोग मर गए, कहीं इमारत गिर गई, वहां पर मजदूर दब गए और अभी भी खोजबीन जारी है और राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है। अब बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका ने भारत में वीजा अपॉइंटमेंट के लिए की जा रही धांधली के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए 2000 इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स रद्द कर दिए हैं। अमेरिकी दूतावास ने एक सख्त संदेश देते हुए कहा कि वो वीजा प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की धांधली बर्दाश्त नहीं करेगा। कैसे हो रही थी वीजा अपॉइंटमेंट की धांधली, ये आपको बताते हैं। अब भारत में अमेरिका के बिजनेस और टूरिस्ट वीजा यानी B1, B2 और स्टूडेंट वीजा F1 के लिए अपॉइंटमेंट्स की मांग हमेशा से अधिक रही है। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए कुछ एजेंट और बिचौलिए उन्होंने स्वचालित बॉट्स होते हैं, स्वचालित सॉफ्टवेयर की मदद से वीजा इंटरव्यू स्लॉट बुक कर लेते थे। इसके बाद वे आवेदकों से भारी भरकम राशि लेकर उन्हें जल्द अपॉइंटमेंट दिलवाने का दावा करते थे। सूत्रों के अनुसार वीजा अपॉइंटमेंट पाने के लिए लोगों को एजेंटों को 30 से 35 हजार रुपए तक का भुगतान करना पड़ता था। जो लोग सीधे अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करते थे उन्हें महीनों लंबा इंतजार करना पड़ता था, जबकि एजेंटों के पास महज कुछ हफ्तों में स्लॉट उपलब्ध हो जाता था। अमेरिकी दूतावास की कड़ी कार्रवाई के बारे में भी जान लीजिए, जहां अमेरिकी दूतावास ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि वे भारतीय वाणिज्य दूतावास की टीम द्वारा बॉट्स के जरिए बुक किए गए 2000 वीजा अपॉइंटमेंट्स वो रद्द कर रहे हैं। चलिए ये खबर भी हमने आपको बताई, विस्तार से समझाई और आज जनमत में आज्ञा दीजिए। समय इतनी ही अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।